आप सभी का आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। कल से जब से बिहार के नतीजे आए हैं, जाहिर सी बात है कि एनडीए में और जो बीजेपी के समर्थक हैं, एनडीए के समर्थक हैं, उनमें तो एक खुशी की लहर है ही। और वो इसको बिल्कुल फ्री एंड फेयर बताकर, यानी कि फ्री और फेयर तरीके से इलेक्शन हुए हैं, ये बताकर पीठ थपथपा रहे हैं। एनालिसिस इन तमाम चीजों का किया जा रहा है। देखिए, विश्लेषण उन चीजों का होता है जहां पर गेम जो है, खेल जो है, चुनाव जो है, वो सही और गलत के दायरे में हो, जहां पर मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया हो, या किसी की स्ट्रेटेजी के तहत उसको उसका फायदा मिला हो, या फिर किसी चेहरे का फायदा मिला हो, नेताओं का फायदा मिला हो, या उनके पक्ष में एक इतनी बड़ी लहर हो कि बिल्कुल वो दीवार पर आसमान में एक इबारत की तरह लिखी हो। क्योंकि 90% का तकरीबन स्ट्राइक रेट है। 243 में से 202 सीटें आई हैं एनडीए को। तो आप सोचिए, जो सरकार जो 20 साल से सत्ता में है, उसको लेकर इतनी बड़ी लहर कि 90% का उसका स्ट्राइक रेट रहा हो बीजेपी का, और 202 सीटें मिली हो 243 में से एनडीए को। अब लोग अलग अलग तरह से विश्लेषण कर रहे हैं। कांग्रेस को कोसा जा रहा है, तेजस्वी यादव की अंदरूनी कलह की बात की जा रही है, फ्रेंडली फाइट को लेकर क्या हुआ है और किस तरह से उसका नुकसान हुआ है उसके बारे में बात की जा रही है। अलग अलग तरीके से चीजें कही जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि 10,000 रुपए जो एंड वक्त पर महिलाओं के खाते में डाले गए, महिलाओं ने एकदम उसी बिना पर 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं ने एनडीए को वोट कर दिया, यानी कि खासतौर पर जेडीयू को वोट कर दिया, और इसीलिए जेडीयू की सीटें जो हैं वो इतनी बढ़ गई। इस सबके बीच कांग्रेस की तरफ से मीटिंग की गई है। कांग्रेस की तरफ से जो मीटिंग की गई है उसमें इन तमाम चीजों को लेकर उन्होंने कहा है कि हमने गहन इसको लेकर चर्चा की है और जल्द ही इसको लेकर वो सबूत भी आने वाले हैं। ये भी उनकी तरफ से कहा गया है कि ये जो भी कुछ हुआ है इसमें सीधे तौर पर चुनावी धांधली की तो बात कर ही रहे हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि 90% का स्ट्राइक रेट ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया, ये किसी भी कीमत पर इस पर यकीन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये नॉर्मल है ही नहीं। जाहिर सी बात है, इसमें एसआईआर या चुनावी धांधली, ज्ञानेश कुमार और बीजेपी की जो मिली भगत है, इस सब के बारे में कांग्रेस ने अपनी बातों को रखा है और जल्द ये कहा है कि इसको लेकर सबूत जो है वो सामने लेकर आएंगे। कांग्रेस क्या करेगी, आरजेडी क्या करेगी, ये एक अलग बात है, लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई में ये जनादेश है? क्या वाकई में लोगों ने झोले भर भर कर वोट दिया एनडीए को कि उन्हें 243 में से 202 सीटें आ गई? ये सीधे तौर पर ये चुनावी बेईमानी का एक बड़ा खेल है, जिसका एक्सपेरिमेंट किया गया एसआईआर के जरिए बिहार में, और उसके बाद अगर ये एक्सपेरिमेंट यहां पर सफल हो गया है और इसको लेकर किसी तरह का कोई एजिटेशन नहीं होता है, किसी तरह के कोई बड़े कदम विपक्ष नहीं उठाता है, या फिर बिहार की जनता इसको लेकर कुछ नहीं करती है, तो यही तमाम मॉडल फिर उन तमाम राज्यों में अप्लाई होने जा रहा है जहां जहां आने वाले वक्त में चुनाव है, या फिर जहां एसआईआर को लेकर अनाउंसमेंट ईसीआई की तरफ से कर दिया गया है। मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखना चाहती हूं जो आपके सामने रखना बेहद जरूरी है। कल से आप देख रहे होंगे एक चर्चा है कि चुनाव आयोग के मुताबिक कुल मतदाता थे इलेक्शन यानी कि वोटिंग से पहले 7.42 करोड़, यानी कि 7 करोड़ 42 लाख। वोटिंग के बाद कितने हो गए? 7 करोड़ 45 लाख। ये चुनाव आयोग ने ही कहा, ये मैं अपने पास से कुछ नहीं कह रही हूं। यानी कि जादू से 3 लाख वोटर जो है वो बढ़ गए, और दोनों चरणों की अगर वोटिंग परसेंटेज की हम बात करें तो कुल मिलाकर थी 66.91%, यानी कि दोनों चरणों में जो चुनाव हुए हैं उसको लेकर। एसआईआर में 69 लाख वोट काटे गए और 21 लाख वोट जो हैं वो जोड़े गए। इसके अलावा अब आगे समझिए आप, गठबंधन का वोट शेयर 37.3% रहा, जो लोकसभा के मुकाबले, यानी कि लोकसभा में 40.1% था, सिर्फ 2.8% ही कम रहा है। यानी कि जो लोकसभा में जो महागठबंधन को वोट मिला था वो था 40.1%, और उसमें सिर्फ 2.8% की जो है वो गिरावट आई है, और वो 37.3% रह गया है। आरजेडी का जो वोट बैंक है उसमें बहुत कोई कमी नहीं आई है, वो 23% रहा है इस विधानसभा चुनाव में, जिसके नतीजे आपने कल देखे हैं। एनडीए का जो वोट परसेंटेज है लोकसभा में भी लगभग 48% था,
और अभी जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं उसमें 47.2% उनका वोट शेयर रहा है। बीजेपी की अगर हम बात करते हैं तो उनका जो वोट फीसदी जो उनका जो बड़ा है वो आप देखिए 0.16% बड़ा है, यानी कि विधानसभा चुनाव में सीटें कितनी बड़ी हैं, 16 सीटें। आरजेडी का वोट प्रतिशत जो है वो घटा है सिर्फ 0.13%, लेकिन सीटें उनकी कितनी घट गई हैं, 50। जेडीयू के का वोट बैंक बड़ा है, यानी कि वोट फीसदी उनका बड़ा है 3.88%, लेकिन उनकी सीटें कितनी बढ़ गई हैं, 41। एलजेपीआर उनका आप देखें, ये आप देखें यहां पर कि एलजेपीआर के जो वोटिंग परसेंटेज है वो घटी है 0.68%, लेकिन उनकी सीटें कितनी बढ़ गई हैं, 18। तो आप ये देखिए, ये पूरे वो आंकड़े हैं, और ये मैं अपने पास से नहीं कह रही, ये तमाम आंकड़े आप चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर आप उनको चेक कर सकते हैं खुद जाकर, और इससे आप पूरे खेल को समझिए कि वोटिंग परसेंटेज में कितना कम फीसदी का फर्क है। इसमें एक और बात, जो जन स्वराज पार्टी है उसको वोटिंग परसेंटेज उसका रहा है 3.5%, उसको एक भी सीट नहीं मिली है। जो ये विश्लेषण किया जा रहा था कि जन स्वराज जो है वो लगातार ये कहा जा रहा था कि एनडीए को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन जन स्वराज ने, जिसके लिए उनको वहां पर रखा गया था, जिसके लिए वो पार्टी जन्मी थी, जिसके लिए 300 के करीब उन्होंने इंटरव्यूज दिए थे, जिसके लिए गोदी मीडिया उनके लिए बिल्कुल एकदम से बिछा हुआ था और लग रहा था उनके अलावा कोई नेता ही नहीं, वही काम उन्होंने किया। 3.5% उनका वोटिंग परसेंटेज रहा है, और ज्यादा नुकसान, जो सबसे ज्यादा नुकसान उन्होंने पहुंचाया है वो पहुंचाया है उन्होंने महागठबंधन को, या सिर्फ महागठबंधन को उन्होंने नुकसान पहुंचाया, खासतौर पर मुस्लिम और ओबीसी। क्योंकि क्या किया गया प्रशांत किशोर की तरफ से, प्रशांत किशोर ने जहां पर मुस्लिम कैंडिडेट आरजेडी ने दिए तो वहां पर उन्होंने यादव कैंडिडेट को उतारा, जहां पर आरजेडी ने यादव कैंडिडेट दिए वहां पर उन्होंने मुस्लिम कैंडिडेट को उतारा। मुसलमानों को यह कहा कि देखिए हम आपकी कयादत को, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी संख्या मुसलमानों को उन्होंने मुसलमान कैंडिडेट उन्होंने उतारे। मुसलमानों से यह कहा गया कि देखिए हम आपकी कयादत मजबूत करना चाहते हैं, आपको रिप्रेजेंटेशन हम देना चाहते हैं, क्योंकि आप लगभग 18% हैं। यादवों से कहा कि वो उनको मजबूत करना चाहते हैं, और ये खेल किया गया। 3.5% जो उनको वोट मिला है वो दरअसल उन्होंने ओबीसी और मुस्लिम और जो लगभग कांग्रेस या फिर आरजेडी का वोट बैंक रहा है उसमें उन्होंने सेंधमारी की है। एआईएमएम को लगभग 1.85% उनको वोट मिला है, और वोटिंग परसेंटेज उनकी रही है, और उन्होंने 5 सीटें हासिल की हैं, लेकिन लगभग 8 से 10 सीटें ऐसी हैं जहां पर उन्होंने नुकसान पहुंचाया है। 25 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन जो नुकसान उन्होंने पहुंचाया वो 8 से 10 सीटें हैं। आप ये देखिए कि बहुत सारी सीटें ऐसी हैं, लगभग धीरे धीरे करके तमाम जो डेटा है वो आपके सामने आएंगे। इनको भी सामने रखना जरूरी है कि कैसे एक जगह पर अगर 2 या 3 से भी ज्यादा अगर मुस्लिम कैंडिडेट उतरे तो कैसे वो मुस्लिम वोटों का बिखराव भी हुआ है। और आपने देखा होगा कि जब मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री के चेहरा जो है वो अनाउंस किया गया था, तो आपको याद होगा कि एक नाराजगी मुसलमानों में देखने के लिए मिली थी, और उस वक्त में बीजेपी और राइट विंग और मेन स्ट्रीम मीडिया जो है उसकी तरफ से एक एजेंडा चलाया गया कि क्या मुसलमान सिर्फ दरी बिछाने के लिए रह गए हैं, यानी कि मुसलमानों के वोट को बांटने के लिए एक पूरी की पूरी हम कह सकते हैं कि चुनावी साजिश जो है रची गई, और काफी जगहों पर वो कामयाब भी इसको लेकर हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इंटैक्ट होकर कुछ जगहों के अलावा मुसलमानों का वोट भी बिखरा है, जो जेडीयू में भी गया है, कुछ जगहों पर कुछ परसेंटेज में जन स्वराज को भी गया है। एआईएमएम ने 25 कैंडिडेट उतारे सीमांचल की तमाम सीटों पर, तो वहां पर ऑब्वियसली बटा है, कांग्रेस थी, आरजेडी थी, तो आप सोचिए कि मुस्लिम वोट जो है वो कितनी सीटों पर बटा है। 12 सीटें ऐसी थी जहां पर फ्रेंडली फाइट थी, और कई सीटें ऐसी हैं जहां पर कुछ 100 का फर्क रहा है, कई सीटें ऐसी हैं जहां पर कुछ 1000 का फर्क रहा है। तो ये सब भी एक एनालिसिस है। उस सब के अलावा
जो चुनावी धांधली, जो विपक्ष इल्जाम लगा रहा है, जो बड़े पैमाने पर की गई है, जो जमीन पर कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा था कि इतने बड़े पैमाने पर प्रो इनकम्बेंसी है, एंटी नहीं प्रो इनकम्बेंसी है। लग रहा था एंटी इनकम्बेंसी है, सरकार के खिलाफ, नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं थी। और जब रिजल्ट सामने आए हैं वो आप देखिए, वो जाहिर सी बात है कि चौंकाने वाले ही नहीं, बल्कि कुछ ऐसे हैं जिन पर यकीन करना लगभग नामुमकिन है। क्योंकि इसमें आप ये भी देखिए कि खुद अमित शाह ने 160 सीटें कही थी। तो सोचिए, अगर अमित शाह बड़ा चढ़ाकर, क्योंकि तो 400 पार वाले हैं, अगर ये 160 सीटें बोल रहे हैं, तो आप समझिए कि कितनी सीटों का टारगेट खुद उनके पास होगा, या कितनी सीटें उनको लग रहा होगा कि आएंगी। और आई कितनी है? 202 सीटें। कितना बड़ा फर्क है। आप ये देखिए, कल नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी के लिए किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है कि मुस्लिम लीग और वो माओवादियों की पार्टी बनकर रह गई है। वो तेजस्वी यादव की नकल भी करते हुए नजर आए, जिस तरह से उन्होंने गमछा घुमाया था। उससे कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर आपने देखा होगा, आपको पता ही है कि दिल्ली में किस तरह से आतंकी हमला हुआ, लेकिन मोदी जी को सिर्फ सेलिब्रेशन से मतलब है, और वो सेलिब्रेशन वो कल करते हुए नजर आए, क्योंकि वो ये बताना चाहते हैं कि ये दरअसल जनता की जीत है। ये जनता ने उनको झोलियां भर भर कर जो है 20 साल के बाद फिर से उनको वोट दिया है। लेकिन अब एक अंदरूनी लड़ाई जो है खुद बीजेपी और जेडीयू के बीच में शुरू होने जा रही है। अगर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है तो ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। आज इसी को लेकर हम एनालिसिस करेंगे, इसी को लेकर हम बातचीत करेंगे। और क्या बिहार चुनाव का कोई एनालिसिस किया भी जाना चाहिए उस तरह से जैसे हर चुनाव के बाद किया जाता है, या फिर हम उसी तरह से हरियाणा में जिस तरह से 25 लाख वोटर बढ़ाए गए, यहां पर 69 लाख जो है वोट काट दिए गए, 21 लाख बढ़ा दिए गए। और उसके अलावा भी आप ये देखिए कि कैसे जो पूरा का पूरा कल लगभग आपने पूरा दिन आपने डीबी लाइव पर देखा, हम आपको बताते रहे कि काउंटिंग किस तरह से स्लो की गई, और देर शाम तक कहीं जाकर ये पता चला हार और जीत, और देर रात तक बल्कि हम कह सकते हैं। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। स्क्रीन पर उन मेहमानों को ले आइए ताकि चर्चा का हम आगाज करें। 3 खास मेहमानों को आप देख सकते हैं। मेरे साथ ओंकारेश्वर पांडे जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बिहार से ही वो आते हैं। ओंकारेश्वर जी, बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। मेरे साथ अरुण अग्रवाल जी हैं, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं और सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, जाना माना चेहरा है। चुनावी धांधली को लेकर लगातार आप उनको सुनते रहे हैं और वो लिखते भी रहे हैं। अरुण जी, बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। और अरुण जी भी बिहार से आते हैं। मेरे साथ सिद्धार्थ जी हैं, इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं, लगातार बहुत तथ्यों पर आधारित अपनी बातों को रखते हैं, और सिद्धार्थ जी भी बिहार से आते हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल। शुरुआत अरुण जी मैं आपसे करूंगी कि ये सब कुछ जो एक तरह का मैंने एक डेटा यहाँ पर सामने रखा, वो तो एक तस्वीर है ही, वो शायद एनालिसिस हम तब कर सकते हैं जब हमें लगे ये एक फ्री एंड फेयर चुनाव था। यहाँ पर चुनाव आयोग एक इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह काम कर रहा था। यहाँ पर एसआईआर के नाम पर वोटों की ठगी नहीं की गई थी। यहाँ पर जो महागठबंधन के सिर्फ वोटर्स जो हैं उनको नहीं काटा गया था, और ऐड कर बोगस वोटर्स को ऐड नहीं किया गया था। आप इस पूरे रिजल्ट को किस नजरिए से देखते हैं? नमस्कार बुशरा जी। देखिए, आपके भी प्रोग्राम में और अन्य जगह भी हमने ये बात कही कि पूरी एसआईआर इसलिए लाई गई कि इससे जो है वोटर डिलीशन हो। डिलीशन इसलिए कि बिहार में बाहर से लोग आते नहीं हैं, कोई भी वहां पर ना एडुकेशन के लिए आता है ना एम्प्लॉयमेंट के लिए आता है। तो उनका ये था कि टारगेटेड वोटर डिलीशन करना है। वहां के भाजपा के जो पन्ना प्रमुख हैं उनके साथ बैठ के कंसल्ट करना। इसीलिए आपने देखा होगा कि शुरू से ही ज्ञानेश कुमार बीएलए कर रहे थे, और इसमें ये टारगेटेड था और इसमें ये सक्सेसफुल भी हुए। मजबूरी क्या है कि जो विपक्ष है उसमें चुनाव की जिम्मेवारी जो है पूरे कैंडिडेट को होती है। वहां पर वो आपस में लड़ते रहते हैं, किसी के पास समय नहीं रहता है कि हम दूसरे का काम करें। तो पहले तो लोगों को मालूम नहीं है कि किस पार्टी को वो कॉन्स्टिट्यूएंसी मिलेगी। फिर मान ले कि अगर आपको मालूम भी है, जैसे कि मेजॉरिटी ऑफ जो आरजेडी की है, वो तो उनको मालूम है कौन सा कैंडिडेट चुना जाएगा।
तो वो जो है जब वो चुनाव की जब लिस्ट बनती है तो उस समय वो ध्यान नहीं देते हैं। उस समय जो है क्योंकि भाजपा वाले तो पैसा भी खर्च करते हैं और उनका आदमी भी वहां बैठा है और उनको मालूम भी है कि किस किस का वोट कटवाना है। उन लोगों का कटवाना है कि जो समर्थक हों और हल्ला नहीं करें। तो आपने उतने वोट काट लिए और मैं शुरू से कह रहा हूं कि 5 से 10% आप जो है माइनस में चल रहे हैं ड्यू टू एसआईआर। एसआईआर का खाली कोई उसमें लॉजिक थी ही नहीं। एक ही लॉजिक थी कि सुप्रीम कोर्ट में हमको संरक्षण मिला हुआ है, सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं करेगा, ये उनको मालूम था। और यहां पर चुनाव आयोग जो है वो मेरा सबसे जो है विश्वसनीय आदमी है जिसको मैं अपॉइंट कर रहा हूं और उसके अपॉइंटमेंट में भी सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं बोलेगा। और उन्होंने यही काम किया, अच्छे से किया और हर जगह। लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूं, जो भी गड़बड़ किया हर एक चीज का पेपर ट्रेल है। अगर ये सतर्क हो जाए तो जो तीन चार चीज, क्योंकि देखिए हम तो फॉर्म 6, 7, 8 जब से बात कर रहे हैं उसके 3 महीने के बाद लोगों को समझ में आया कि फॉर्म 6 क्या होता है, 7 क्या होता है, 8 क्या होता है। तो सबसे पहले तो इनको ये करना चाहिए कि जो मतदाता की सूची अभी इन्होंने दी, फाइनल सूची आफ्टर नॉमिनेशन, संशोधन जो आप कह रहे थे कि 3 लाख और वोट बढ़ा दिया चुनाव आयोग ने, 7 पॉइंट कितना था, 42 बोला और 7.45 हो गया। तो वो सूची जो है उसको ये लोग अभी प्रिजर्व करें, क्योंकि वो सूची इनको दोबारा मिलने वाली, और हार गए और फाड़ के फेंक दिए तो गए। तो पहले तो मतलब कि जो भी इन्होंने गड़बड़ किया है हर एक चीज का पेपर ट्रेल है, कंप्यूटर का जमाना है, आप पकड़ पकड़ के आप बता सकते हैं कि कहाँ कितनी और कैसे गड़बड़ी हुई। दूसरी बात कि केरला कांग्रेस और भी देखिए सबसे सक्रिय जो है, जो सबसे ज्यादा शिक्षित स्टेट है, उसका जो कांग्रेस का विंग है वो रहता है। उसने जो है, क्या पता आपको दिखाई देगा कि नहीं, वो ट्वीट करके नहीं दिखाई देगा, बहुत ज्यादा लाइट है। लेकिन वो शायद ट्वीट है, अगर टीम के पास हो तो वो निकाल सकते हैं उस ट्वीट को। जी आप बताइए। हाँ, केरला का तो उसमें उन्होंने ये दिखाया कि कैसे 128 सीट में जो वोटर डिलीशन हुआ है, वो वोटर डिलीशन जो है जितनी मार्जिन से हारा है उससे ज्यादा डिलीशन हुआ है। ये दूसरी तरह की रिगिंग हुई। तीसरी रिगिंग ये हुई कि आपने देखा, सबने देखा कि लोग गए वहां वोट डालने, वोट पड़ गया, उसके ऊपर उन्होंने सीसीटीवी या कुछ भी कोशिश तक भी नहीं करी कि किसने जो है गलत वोटिंग, बोकस वोटिंग की, बोकस वोटिंग हुई। चौथा था कि लोग गए वहां, नाम ही नहीं था जबकि पहले उनका नाम था। और पांचवा की बहुत लोगों को जो उसने कहा था मुकामा में या कहां पे, भाजपा का वो जो भी नाम हो, वो कहा कि पैक कर देंगे। तो ये भी हुआ है कि लोगों को वोट नहीं करने दिया गया है, लल्लन सिंह ने कहा था, जिसका कि सीसीटीवी फुटेज है। तो पहला तो चुनाव आयोग का वो पूरा वो डेटा जो है इलेक्शन रोल का वो रखें। दूसरा है कि जो हारे हैं सब के सब इलेक्शन पिटीशन डालें और कहें कि हमको सीसीटीवी का फुटेज चाहिए। अगर आप नहीं डालेंगे 45 दिन के अंदर में तो सीसी फुटेज ये गायब कर देंगे, और अगर डालने के बाद गायब करेंगे तो हो जाएगा कि इन्होंने चोरी की, कोर्ट में पूछा जाएगा। तीसरी जो इमरजेंसी वाली बात है, सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएं, हाई कोर्ट में जाएं, क्योंकि हाई कोर्ट में जो है काफी जज नाराज हैं। इसलिए नाराज हैं कि 50-50 लोगों को, और खास करके पटना हाई कोर्ट में 50 जजों को लांग के एक जज को वहां पर अपॉइंट कर दिया जाता है जो फ्यूचर चीफ जस्टिस होता है। तो लोगों की काबिलियत, सीनियरिटी सबको ताक में रख के ये सरकार, और अफसोस से कहना पड़ता है कि जो कॉलेजियन, जो बगैर रेजोल्यूशन के, जिसमें कि
जस्टिस नागरत्ना ने ऑब्जेक्ट किया, वो भी जो है वो नहीं कहते हैं कि साइन भी नहीं करते हैं, इस तरह से अपॉइंटमेंट हो रहा है। तो